नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम ऐसे शख्सियत से मुलाकात कराते हैं, बातचीत कराते हैं जो अपने क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान दिए होते हैं। आज ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। नाम है माया नरोलिया जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। माया जी, सवाल और जवाब का सिलसिला तो शुरू होगा ही, सवाल और जवाब तो होंगे ही। एक महिला होकर राजनीति के क्षेत्र में आपने झंडा गाड़ा है, पंच बनी, बीजेपी ज्वाइन की, उसके बाद राज्यसभा का सफर। कुल मिलाकर के इन सब बातों पर तो हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, आपके साहस की भी बात होगी। एक महिला होकर राजनीति में आई, क्या कठिनाइयां हुई, इस पर भी बात होगी। लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे, शिक्षा दीक्षा आपकी कैसे हुई, कैसा रहा आपका परिवार, कैसा रहा आपका परिवार शादी से पहले, शादी के बाद? जी, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मैं माया नरोलिया, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष। मेरी शिक्षा दीक्षा, मैं जब पढ़ती थी स्कूल में, स्कूल लाइफ में ही मुझे सोशल वर्क करने का बहुत शौक था और सोशल वर्क के माध्यम से स्कूली जो गतिविधियां होती थी, खेल कूद की हो या शैक्षणिक गतिविधियां, उनमें मैं भाग लेती रहती थी। पढ़ते पढ़ते मेरी शादी हो गई। शादी के बाद जब मैं ससुराल गई तो मेरी ससुराल जब गई, मेरी ससुराल कड़ैया गांव है, होशंगाबाद नर्मदापुर जिले में बांद्रा बांध के पास। तो वहाँ ग्राम पंचायत के चुनाव होना था। तो सबने कहा कि एक पढ़ी लिखी बहू आई है, तो क्यों ना अपन इनको पंच का चुनाव लड़वा देते हैं। तो ग्राम पंचायत में पंच बनते हैं और फिर सरपंच का निर्वाचन होता है। तो मुझे पंच के लिए बोला गया। तो मैंने ये कहा कि ठीक है, आप सब लोग कह रहे हैं, मेरे पतिदेव ने भी कहा कि तुम ना ग्राम पंचायत, गोरा ग्राम पंचायत थी, उसमें 4 गांव थे, तो बोले आप ना पंच का नॉमिनेशन दाखिल कर दीजिए। पंच के लिए हमने फॉर्म भरा। तो फॉर्म भरने के बाद मैं पंच निर्वाचित हो गई। पंच निर्वाचित होने के बाद मैंने अपने पतिदेव से ये कहा था कि वैसे तो मैं गृहिणी हूँ, शादी होने के बाद मैं अपने घर परिवार को चलाना चाहती हूँ, सबकी देखरेख अच्छे से हो, सास ससुर पति की, लेकिन अगर राजनीति में आप प्रवेश दिला रहे हैं तो फिर मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। अगर मैंने राजनीति में कदम रख दिया तो वो कदम मेरा निरंतर बढ़ता ही चला जाएगा। इसमें आपको कोई किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं? उन्होंने कहा बिल्कुल, हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। तो जब ग्राम पंचायत की मैं पंच बनी, मैं आपको स्पष्ट बताती हूँ कि मेरा ये मानना है कि अगर हमें कोई भी दायित्व मिलता है तो उसका ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए। जो भी मीटिंग होती थी ग्राम पंचायत की, मैं हर मीटिंग में जाती थी, अपनी बात भी रखती थी कि हमें गांव के लिए क्या विकास करना चाहिए, हमें महिलाओं को आगे लाना चाहिए, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना चाहिए, महिलाओं से ज़्यादा हमें संपर्क करना चाहिए। ये मेरी सोच थी। तो निश्चित रूप से जब मैं प्रत्येक मीटिंग अटेंड करती थी तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। इसके बाद करते करते मैं होशंगाबाद हमारा जिला है, नगर है, तो वहाँ पर मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, तो हमारे बच्चों की शिक्षा वहाँ पर हुई। इसके बाद हमने सोचा बच्चों को शहर में पढ़ाएंगे, तो हम लोग होशंगाबाद में शिफ्ट हो गए। मेरे पतिदेव शासकीय सेवा में शिक्षक थे, अब सेवानिवृत्त हो गए हैं। और चांदला एक गांव है, वो जो गोरा पंचायत का एक गांव था चांदला, वहाँ वो शिक्षक थे। तो हम लोग बच्चों को लेके मैं वहाँ पर हम लोग रहने लगे। और वहाँ पर जब मैं धीरे धीरे फिर मैंने अपना दायरा बढ़ाया, क्योंकि मेरी महिलाओं के साथ काम करने का मेरा शुरू से शौक रहा।
और ऐसी महिलाएं हैं जो गरीब महिलाएं हैं, जिनको आवश्यकता है कि जो योजनाओं के बारे में नहीं समझती या जिनके छोटे छोटे काम नहीं हो पाते, तो उनके क्षेत्र में मुझे काम करने में बहुत रुचि थी। फिर मैंने एक स्कूल ज्वाइन किया। स्कूल ब्राइट करियर स्कूल था। उसमें मैंने कम से कम 8 साल बच्चों को पढ़ाया। पढ़ाते पढ़ाते बच्चे मेरे यहाँ ट्यूशन भी आते थे कोचिंग के लिए, तो बच्चों के परिवार वालों से भी मेरा अच्छा मिलना जुलना हुआ, सबसे हुआ, बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दी। फिर मैंने सरस्वती शिशु मंदिर, जो विद्या भारती RSS के हमारा स्कूल है, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में, उस स्कूल स्कूल नया खोल रहा था। तो मुझसे कहा गया कि दीदी आप ब्राइट करियर स्कूल में पढ़ाती, हमारी इच्छा है कि आप सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाएं। तो मैंने शहर से स्वीकार किया और मैंने ये भी बोला कि मैं सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाऊंगी, लेकिन वेतन नहीं लूंगी। जी। और सारे मेरे मोहल्ले के बच्चे, कॉलोनी के बच्चे, होशंगाबाद नगर के मेरे बच्चों को सबका मैंने वहां पर दाखिला करवाया और बहुत अच्छे से मैंने 2 साल उस विद्यालय में निःशुल्क शिक्षकीय कार्य किया। मेरे कार्य को देखते हुए जो भी लगा होगा पार्टी को, तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने मुझसे कहा कि हम आपको महिला मोर्चे की मंडल अध्यक्ष बनाना चाह रहे हैं जी। तो मैंने मना कर दिया कि चूंकि मैं सोशल वर्कर हूं और मैं ऐसी विचारधारा से जुड़ी हूँ, क्योंकि मैं अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, उनसे बहुत प्रभावित थी। मैं अटल जी की कविताएं सुनती थी, अटल जी के कामों को देखती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि अटल जी से प्रभावित होकर मेरा रुझान देश सेवा या ऐसी पार्टी की तरफ मेरा रुझान बढ़ा। लेकिन मैंने स्पष्ट मना किया कि मैं कोई दायित्व नहीं लूंगी। फिर हमारे यहाँ जो मधुकर राव हरणे जी थे, वो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष थे। रंजना मीना जी महिला मोर्चे की जिलाध्यक्ष थी। तो उन्होंने कहा कि हमने आपका नाम भोपाल भेज दिया है मंडल अध्यक्ष के लिए और आपको बनना ही पड़ेगा। फिर मेरे पतिदेव बोले कि मधुकर राव हरणे जी बहुत सीनियर नेता हैं, हम सबके आदर और श्रद्धा के केंद्र, दादा को बिल्कुल मना मत करिए। फिर मैंने बोला कि ठीक है, मैं मंडल अध्यक्ष का पद स्वीकार करती हूँ। मैं मंडल अध्यक्ष बनी महिला मोर्चा होशंगाबाद नगर की। और मैंने फिर आचार्य जी को निवेदन किया कि आचार्य जी, मैं 2 पदों का निर्वहन अच्छे से नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ये RSS का विद्यालय है और ये टोटल भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। तो इसलिए मैंने फिर विद्यालय छोड़ा, सरस्वती शिशु मंदिर, और फिर महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष में 3 बार रही होशंगाबाद नगर की। मैंने मंडल अध्यक्ष बनते साथ होशंगाबाद नगर के 33 वार्डों में जनसंपर्क किया। एक एक घर जाती थी, महिलाओं से मिलती थी, उनकी समस्याओं को सुनती थी। उस समय मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के कार्डों का मैंने शिविर भी लगवाया, बहनों के मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा के कार्ड बनवाए, राशन कार्ड बनवाती थी, नगर पालिका जाती थी, मतलब जरूरतमंद बहनों से जुड़ना, उनके काम करवाना। जब मैं उनके काम करवाती थी तो वो मुझसे बहुत प्रभावित होती थी, कहती थी दीदी आप भारतीय जनता पार्टी में काम करते, हम भी आपके साथ काम करेंगे। मैंने प्रत्येक वार्ड में गठन किया महिला मोर्चा का, और प्रत्येक वार्ड में मैंने 10 से 15 महिला मोर्चा की बहनों की ऐसी टीम तैयार की, और पूरे नगर के अंदर एक महिला मोर्चा का बड़ी टीम तैयार हो गई। फिर मुझे मेरे काम को देखते हुए फिर से मुझे महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष बना दिया। फिर मैंने काम किया, तीसरी बार फिर बना दिया। ऐसे बनाते बनाते मैं काम करती रही। अच्छा, उस काम को देखते हुए लोगों को लगता था कि भाई ये महिला अकेली इतना काम कर रही है, सबको जोड़ रही है, सबके साथ। फिर मैंने भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चलाया, मुझे नगर की सदस्यता अभियान प्रभारी भी बनाया था। तो मैंने 2-2 रुपए की रसीद कटती थी हमारी सदस्यता अभियान की, सब बहनों से लेती थी। कोई 5 भी देता था तो मैं वापस कर देती थी कि नहीं, पार्टी ने निर्देश किया 2 ही रुपए लेना है, आप 2 ही दीजिए। फिर वो मैं भाजपा के मंडल अध्यक्ष के पास जमा करती थी कि ये इतनी मैंने सदस्यता बहनों की कराई है और ये सदस्यता राशि है। पार्टी ने काम देखते देखते मुझे महिला मोर्चा का जिलाध्यक्ष बना दिया, होशंगाबाद जिले का। होशंगाबाद जिले का जब महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष मुझे बनाया तो मैंने पूरे जिले में प्रवास किया, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी के 3 मूल मंत्र हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना मजबूत हुआ है तो 3 मूल मंत्र को लेकर मजबूत हुआ है। सबसे पहले प्रवास,
दूसरा संपर्क और तीसरा संवाद। मैंने खूब प्रवास किए पूरे मंडलों के अंदर, गांव, खेड़े, बस्ती सब में जाकर। इतना ही नहीं, मैं बस से जाती थी, कभी कभी मैं साधन नहीं मिलता था तो मोटरसाइकिल से भी मैं गांव में गई हूँ। और एक बार तो ऐसा हुआ कि जब मैं गांव से लौट रही थी तो बस का समय भी नहीं था, मैं वहां पर खड़ी हुई थी तो ट्रक जा रहा था। तो मेरे कार्यकर्ता भाइयों से मैंने कहा भैया मुझे आप इस ट्रक में बिठा दीजिए, मैं अपने घर उतर जाऊंगी क्योंकि मुझे टाइम से घर भी पहुंचना है। तो उन्होंने मुझे उस ट्रक में बिठा दिया, मैं सुरक्षित अपने घर आई। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी में मैंने देखा है, मैं किशोरावस्था से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रही हूँ, लेकिन भाई लोगों का व्यवहार, उनका चाल चलन, उनका आचरण, मतलब हम लोग इतनी स्वतंत्रता से काम करते थे कि बहुत अच्छा लगता था। फिर जिलाध्यक्ष के रूप में मैंने 2 बार काम किया। पार्टी ने मुझे नगर पालिका अध्यक्ष का टिकट दे दिया। मैं होशंगाबाद नगर पालिका की अध्यक्ष जनता के द्वारा, उस समय जनता से चुनाव होते थे, जी चुनाव लड़ी। अच्छा, और नगर पालिका की अध्यक्ष बनी 5 साल। नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए मैं कभी घर नहीं बैठी। मैं सुबह निकलती थी, सफाई व्यवस्था कैसी हो रही है, नालियां साफ है कि नहीं, लोगों की क्या समस्या है, वो अधिकारी कर्मचारियों का झुंड लेकर साथ में निकलती थी, जो भी समस्या होती थी उनका निराकरण करती थी। और 4 से 5 घंटे नगर पालिका में बैठती थी। जो भी बहन भाई आते थे, जिनकी जो भी समस्या हो, उन समस्याओं का निराकरण करना। अगर उनकी समस्या निराकरण करने योग्य है तो निराकरण करना, और करने योग्य नहीं है तो उनको बताया जाता था कि आपकी ये समस्या यहाँ निराकृत नहीं होगी, समस्या का हल दूसरे स्तर से होगा। महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष के साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष भी रही। फिर मैंने निवेदन किया, हमारी नीता पटेरिया जी उस समय प्रदेश अध्यक्ष थी, कि दीदी आप किसी और को जिलाध्यक्ष बना दीजिए, मैं नगर पालिका बहुत अच्छे से चलाना चाहती हूँ। 5 साल बहुत अच्छे से नगर पालिका का चलाई, नगर के लोगों का दिल जीता। छोटी छोटी समस्या, साफ सफाई, रोड, नाली, पानी, नल के कनेक्शन, ये सब चीजों को देखा। राशन कार्ड लोगों के नहीं बन रहे हैं, वो सब इस प्रकार के काम किए। फिर बढ़ते बढ़ते पार्टी ने देखा कि अब इनको और भी आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ, तो मुझे फिर पार्टी ने महिला मोर्चा का प्रदेश का महामंत्री बना दिया जी। और महामंत्री रहते हुए भी मैंने, हमारी लता एलकर उस समय प्रदेश की अध्यक्ष थी जो बालाघाट में रहती हैं, तो दीदी दूर रहती थी तो मुझे सारे काम दीदी बताती थी कि माया जी आप भोपाल के नजदीक रहती हो तो आप कार्यालय अगर प्रतिदिन जाएंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं प्रतिदिन कार्यालय आती थी, जो भी हमारे दिल्ली से लेटर आते थे, जो भी बहनों की समस्या होती थी उनको सुनना। और प्रदेश महामंत्री होते हुए भी मैंने पूरे जिलों में, मध्य प्रदेश के सभी जिलों में प्रवास किए। फिर प्रदेश महामंत्री के बाद मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जवाबदारी दी। और आज भी अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं। हाँ, मुझे 3 वर्ष हो गए प्रदेश अध्यक्ष बने। प्रदेश अध्यक्ष। हाँ, लेकिन इन सब राजनीतिक जो भी ये कह सकते हैं कि एक सोपानगत आपने चढ़ाव चढ़ा, एकदम नीचे से एक कार्यकर्ता से लेकर के, और बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आप बनी हैं। तो इन सब में क्या आपको कभी ऐसा लगा कि अगर हम महिला नहीं होते तो ये समस्याएं हमारे साथ नहीं आती? कोई ऐसी समस्या आई हो जिसे आपको लगा हो? मुझे तो कोई भी समस्या नहीं आई, क्योंकि मैं जिस दल में काम करती थी वो दल बहुत विश्वसनीय दल है, और महिलाओं के लिए वहां पर सुरक्षा भी है, महिलाओं का सम्मान भी है और महिलाओं का स्वाभिमान भी है। तो कभी भी ऐसी कोई भी परेशानी नहीं आई। मैं 2-2 बजे रात तक भी प्रवास करके भाइयों के साथ आती थी और बहुत अच्छा सुकून महसूस करती थी। पर मैंने एक बात को ध्यान में रखा, चूंकि मैं महिला हूँ, मैं भारतीय नारी हूँ, और भारतीय नारी में अनुशासन, मर्यादित और एक सभ्यता की श्रेणी होती है। चूंकि मैं बहुत बड़े परिवार से नहीं हूँ, मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, और मध्यम वर्गीय परिवार की जो एक सोच होती है,
तो मैंने ये सोचा था कि मैं अगर राजनीति में हूँ तो मैं ऐसा काम करूँ कि मेरे घर परिवार के लोगों को अगर कोई किसी प्रकार की बात भी आकर कहे तो वो यकीन ना करें। इतना मुझे विश्वास अर्जित करना है मेरे घर वालों का। तो मैंने सबसे पहला काम यही किया कि अगर राजनीति में हमें आगे बढ़ना है और सुकून से राजनीति करना है तो घर में शांति होना बहुत आवश्यक है, घर के लोगों का अपने प्रति विश्वास होना बहुत आवश्यक है। मेरे पति, मेरे बच्चे सब मेरा विश्वास करते थे क्योंकि मैंने ऐसे बना के रखा था। मैं आज भी मेरे बारे में, मैं उस समय किशोरावस्था में थी, मैं भाइयों के साथ जाती थी, युवा लड़कों के साथ जाती थी, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जाती थी, लेकिन एक मन में बहन भाई का या जो एक अपनत्व रहता है वो हमेशा मैंने भारतीय जनता पार्टी में देखा और घर का विश्वास जीता। आज भी मैं बहनों को ये संदेश देती हूँ कि राजनीति कतई गंदी नहीं है। लोग कहते हैं राजनीति गंदी है, राजनीति अच्छे घरों की महिलाओं के लिए नहीं है। मैं इस चीज का पुरजोर विरोध करती हूँ कि राजनीति कतई गंदी नहीं है और राजनीति अच्छे घरों की महिलाओं के लिए नहीं है और छोटे घरों की महिलाओं के लिए नहीं है। इसका मैं विरोध करती हूँ और मैंने ये सिद्ध कर दिया कि राजनीति हम अगर सेवा भाव से करेंगे, हमारे विचार अच्छे हों, सेवा भाव मन में हो और कोई लालसा ना हो तो राजनीति बहुत शुद्ध और साफ है। और वही मैंने विचार मन में धारण किए। मेरे परिवार के लोगों का मेरे प्रति इतना अटूट विश्वास था क्योंकि देखो राजनीति हम करते हैं, कहीं भी जाते हैं, रात बिरात आते हैं तो अड़ोसी पड़ोसी कमेंट्स भी करते हैं, अड़ोसी पड़ोसी बात भी करते हैं, ये महिला कैसी अपने घर परिवार को छोड़कर अकेली 12 बजे रात को घर आ रही है। तो हमें सिद्ध करना होगा, किसी भी चीज के लिए हमें प्रामाणिकता के साथ सिद्ध करना होगा। तो वो उस चीज पर सभी लोग विश्वास करते हैं और जब घर के लोग विश्वास करते हैं तो दूसरे लोग भी धीरे धीरे उस चीज को विश्वास करने लगते हैं। मुझे आज तक राजनीति में कोई चुनौती समझ में नहीं आई जी, क्योंकि मैंने शुरू से ग्रास रूट पर काम किया है, बहनों के साथ काम किया, महिलाओं के साथ काम किया है। तो मुझे तो राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी की है वो बहुत अच्छी राजनीति और मैं एक जुनून के साथ काम करती हूँ। ये नहीं है कि मैं महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष बन गई तो मेरा काम है कुर्सी पर बैठना और मेरी पदाधिकारियों को आदेशित करना। मैं खुद अच्छा करूंगी तो मेरे पदाधिकारी ऑटोमेटिक अच्छा करेंगे। मैं खुद आज भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में 6-6, 8-8 घंटे बैठती हूँ। चुनाव के समय खुद मैं मॉनिटरिंग करती हूँ कि बहनों के पास सूचना मिली कि नहीं, बहनों को क्या परेशानी है, बहन क्यों नहीं काम कर पा रही है, ये सारी चीजों को देखना समझना ये हमारा एक सवाल और हमारे मन में आ रहा है कि जैसे कि आप हाउसवाइफ भी हैं, गृहिणी हैं और बच्चों की जिम्मेदारियां भी होती हैं एक महिला की। जब बच्चे छोटे होते हैं तब उस समय भी अगर जो राजनीतिक कार्यवश, सामाजिक कार्यवश आपको घर से बाहर निकलना होता था तो किस तरह से बच्चों की जिम्मेदारी किस पर होती थी? चूंकि आपके पति भी एक शिक्षक हैं तो वो स्कूल चले जाते होंगे, तो इसे कैसे मैनेज आप करती थी? मैं ऐसे मैनेज करती थी और मैं सब महिलाओं को ये बताती भी हूँ कि मैंने अपने सारे बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएट कराया। मेरी 3 बेटी और 1 बेटा है। मेरी 2 बेटी गवर्नमेंट जॉब में है और नहीं तो लोग कहते हैं कि माँ राजनीति कर रही है, पिता शिक्षक है तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। मैंने अपने बच्चों पर पूरा ध्यान दिया और बच्चों की जब स्कूली शिक्षा, मेरी बच्चों की जिस उम्र में बच्चों को माँ की आवश्यकता होती है वो मैंने पूरा समय अपने बच्चों को दिया। स्कूली शिक्षा पर मैंने पूरा ध्यान दिया और स्कूली शिक्षा के बाद जब मेरे बच्चे कॉलेज की शिक्षा और टेक्निकल शिक्षा के लिए बढ़े तब मैं समझ गई कि मेरे बच्चे अब इतने होशियार हो गए हैं कि वो किसी गलत रास्ते पर अब नहीं जा सकते। उनकी जो उम्र भटकाव की थी वो निकल चुकी है। तो मैंने अपने बच्चों को स्वतंत्र छोड़ दिया। मेरी एक बेटी पोस्ट ग्रेजुएट है, आज के समय में वो पटवारी है और पटवारी संघ की प्रांतीय अध्यक्ष भी है। और मेरी एक बेटी वो भी पोस्ट ग्रेजुएट है, माखनलाल यूनिवर्सिटी में जॉब करती है। मेरी एक बेटी वो भी पोस्ट ग्रेजुएट है लेकिन उसके ससुराल वालों को जॉब पसंद नहीं, इसलिए वो नहीं करती है। बेटा भी मेरा पोस्ट ग्रेजुएट है और खेती करता है मेरा बेटा और ठेकेदारी का काम भी करता है और घर के पूरे काम में सहयोग करने का काम भी हमारा बेटा करता है।
मेरे पति शिक्षक थे, सेवानिवृत्त हो गए हैं, और मेरी बहू भी जो है वो वी है, इंजीनियर है। लेकिन आज भी मेरी बहू परिवार के संस्कारों में, मेरे संस्कारों में ढलकर उसी प्रकार सबको मान सम्मान और आदर देती। मेरे परिवार में सुख शांति है, मतलब उससे मैं राजनीति बहुत अच्छे से कर पाती हूँ। कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए तो जब राजनीति में आप आईं और इस तरह के सामाजिक कार्यों में आपने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, अपने बच्चों की देखभाल भी आपने बहुत बेहतरीन तरीके से की, सबको अच्छी एजुकेशन दी, उसके बाद से सभी सेटल्ड हैं, ये कहा जा सकता है कि सभी अपने अपने क्षेत्र में सेटल्ड हैं। फिर भी एक चीज सामने ये आती है कि जो अदर महिलाएं हैं वो भी राजनीति के क्षेत्र में आना चाहती हैं और कुछ काम करना चाहती हैं, लेकिन घर परिवार जो होता है, बीवी बच्चे और भी तमाम उनके सामने उलझने होती हैं जिससे वो आगे नहीं आ पाती। उनके लिए अगर जो उनके मन में इच्छा होती है तो दबी की दबी रह जाती है, किसी की सेवा करने की इच्छा होती है वो भी दबी की दबी रह जाती है, अपने घर परिवार में ही आसपास सिमट करके रह जाती हैं। ऐसी महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि वो किस तरह से राजनीति में कदम रखें, किस तरह से सेवा क्षेत्र में कदम रखें? ऐसी महिलाओं के लिए मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो अगर हमें राजनीति करना है तो पद की लालसा के लिए नहीं करना चाहिए कि हम राजनीति में इसलिए जा रहे हैं कि भाई हमको ये पद मिल जाए या वो। हमारे अंदर जुनून होना चाहिए। जुनून अगर हमारे अंदर है तो हमारा खुद का जो समय होता है, महिलाओं का खुद का कुछ समय होता है, महिलाओं का दोपहर का समय होता है, उसमें वो टीवी देखती हैं या सो जाती हैं या अन्य काम। हम अपने खुद के समय का सदुपयोग, हमें जिस काम का जुनून है उसके लिए करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी और हम अपने परिवार को भी बेहतर ढंग तरीके से रख सकेंगे और हम राजनीति भी कर सकेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमको राजनीति 24 घंटा करना है, राजनीति का भी एक समय है, हमें क्या चीज करना है, क्या समय करना है। हम परिवार की देखरेख भी कर सकते हैं और राजनीति भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें हमारे अंदर जुनून होना चाहिए, हमारे अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ साथ हमें जिस क्षेत्र में हमें जाना उसका एक हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि भाई अगर मैं राजनीति में आई हूँ तो मुझे राजनीति में कोई छोटा भी दायित्व मिले पर मैं उसको प्रमाणित करके दूं। और प्रमाणित अगर आप करके देंगे तो लोग खुद बोलते हैं कि नहीं वो महिला है, बहुत सक्रिय है, बहुत अच्छा काम करती है, लोगों से उसका बहुत अच्छा संपर्क, उसका व्यवहार है। हमें राजनीति में सबसे पहले अपने को विनम्र होना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति में कई प्रकार की बातें आती हैं, लेकिन हमको एकदम उग्र नहीं होना चाहिए। विनम्र होना पड़ेगा, सबसे मेल मुलाकात रखना पड़ेगा, जुनून मन में रखना पड़ेगा और जो भी दायित्व मिलेगा उसका ईमानदारी से निर्वहन करना ही मैं महिला के लिए राजनीति क्षेत्र में सबसे बड़ी सफलता मानती हूँ। जी एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे, आप महिलाओं के बीच में रही हैं, उनके दुख दर्द को बड़े ही करीब से जाना है, ज़्यादातर महिलाओं के बीच आप रही हैं, ज़्यादातर महिलाओं से बातचीत आपने की है, उनके दुख दर्द को देखा है, समझा है और महसूस भी किया है। तो जब महिलाओं के बीच आप गईं, सबसे ज़्यादा जो महिलाएं हैं वो किस समस्या से पीड़ित आपको लगी? कई समस्याएं होती हैं, उनमें कौन सी समस्या ज़्यादा महिलाओं को पीड़ित करती है? महिलाओं को मैंने देखा, जब मैं शुरू में महिलाओं से जुड़ी तो बहुत ज़्यादा नशे की प्रवृत्ति जो हमारे भाइयों में थी मैं देखती थी। थोड़ा सा हमारा रूरल एरिया था, ऐसे वार्ड थे जो पिछड़े वार्ड थे, वहां पर हम देखते थे कि पति पत्नी दोनों मजदूरी करते हैं। पति कमाई करके लाता और शाम को नशा करके आ जाता है और पत्नी को पीटता था, तो बहुत कलह होती थी और पत्नियां बहुत परेशान रहती थी। मतलब वो कमाई भी करती थी लेकिन सुकून से नहीं रह पाती थी। तो ये नशे की लत जो थी उसके ऊपर भी मैंने बीड़ा उठाया और मैं भाइयों को भी समझाती थी कि भाई आपने अपना परिवार बसाया, आपके बच्चे हैं,
आप नशा नाश की जड़ है, नशा ना करके आप और दूसरी चीज़ों का सेवन करें तो आपका परिवार भी सुखी रहेगा। फिर मैंने, जो भाई नहीं मानते तो उनकी परिवार परामर्श केंद्र के माध्यम से भी मैंने उन बहनों की मदद की है, उनके बिगड़े परिवारों को फिर से सुलह कराने का काम किया है। और अधिकतर महिलाएं आर्थिक तंगी से भी गुजरती थी, क्योंकि खर्चा बहुत ज्यादा होता था और आमदनी कम होती थी। तो उन बहनों को हमने कहा कि बहनें आप भी कुछ काम करो, आप भी कुछ रोजगार करो। आप सोचता, आप गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हैं, 10 बहनों को मिलकर एक समूह का आप निर्माण करो। मैंने समूह भी बनवाए और शहरी आजीविका मिशन और नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका, ग्रामीण क्षेत्र में जनपद और ग्राम पंचायत से उन समूहों का रजिस्ट्रेशन करवाया और उन समूहों के माध्यम से बहनों को सरकार से अनुदान देने का भी काम किया और आज वो समूह बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं खुद बहनों से कहती थी, मैं महिला बाल विकास से मेरे एक नवधारा महिला मंडल चलता था, उससे मैंने प्रमाण ले रखा था और महिलाओं को सिलाई कढ़ाई बुनाई सिखाने का काम भी हमारा मंडल करता था। तो उन बहनों को सिखाने के बाद उनसे कहती थी आप अपना रोजगार स्थापित करो और दूसरों को भी रोजगार दो और खुद भी अपना 2 पैसा कमाओ। तो उसमें भी महिलाओं में बहुत जागृति आई और उन्होंने उस काम को बहुत अच्छे से किया, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती अशिक्षा भी थी। पढ़ी लिखी भी नहीं होती थी महिलाएं, तो गुमराह भी होती थी और उनको ये शिक्षा दी, क्योंकि पहले साक्षरता मिशन चलता था। मैंने साक्षरता मिशन में बहुत काम किया है कि हम जाते थे मोहल्ले में चौपाल लगाते थे, बहनों को पढ़ाते थे, सिखाते थे कि बहन कम से कम तुम अंगूठा की जगह दस्तखत तो करने लगो, क्योंकि अंगूठा लगाने में तुम समझ ही नहीं पाओगी तुम्हें कहाँ पर अंगूठा लगा लिया तुमने पढ़ोगे। तो हमने उनको हस्ताक्षर करना सिखाया साक्षरता मिशन के माध्यम से। शिक्षा का हमने बहुत अलग जगाई और बेरोजगारी कैसे दूर हो, ये नशा को भी दूर करने का काम किया और महिला आत्मनिर्भर कैसे बने उसके लिए भी हमने काम किए। फिर धीरे धीरे हमारी सरकार की बहुत अच्छी योजना है, उन योजनाओं का भी उनको हमने लाभ दिलवाने का काम किया। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, वो बहन गरीब है, उसका आवेदन करवाया, आज वो पक्के मकान में रह रही है। फिर हमारी लाडली लक्ष्मी योजना हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने चलाई थी। तो बहनों को कहा कि बेटा बेटी में आप बिल्कुल भेद मत समझो, अगर बेटी है तो भी आप परिवार नियोजन अपनाओ और बेटी अब आपकी लाडली लक्ष्मी का लाभ लेगी। तो ऐसा भी किया, आज लाखों की संख्या में लाडली लक्ष्मी बेटियां भी हैं। फिर हमारी उज्ज्वला योजना की, हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना चली, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मुद्रा लोन योजना का भी हमने बहुत सी बहनों को लाभ दिलाया और बहुत सी बहनें आत्मनिर्भर हुई हैं। फिर अभी लाडली बहना, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली बहना, उस लाडली बहना की जो गरीबी हमारी बहनें थी, इनकम टैक्स पे नहीं करती, उनके भी हमने फॉर्म डलवाया और वो लाडली बहना का भी लाभ ले रही हैं। इस प्रकार से वो आर्थिक रूप से भी सशक्त हुई हैं। लाडली बहना के माध्यम से जो राशि उनको मिलती है वो अपने बच्चों के लिए, दूध के लिए, दवाई के लिए, फल फ्रूट के लिए, कहीं आने जाने के लिए खर्च कर सकती हैं। और आज महिला इतनी सशक्त हो गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की महिला सशक्तिकरण योजना स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लाखों बहनें स्वयं का रोजगार चला रही हैं। लाखों बहनें शहरी आजीविका और ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ चुकी हैं और आज वो छोटे छोटे उद्योग हैं, डेयरी हो, मशरूम का उत्पादन हो या बड़ी पापड़ अचार हो, बुटीक बंदे, सिलाई कढ़ाई बुनाई हो, ऐसे कई कामों के माध्यम से ब्यूटी पार्लर चलाने का काम हो, बहनें सक्षम हो रही हैं। इन सभी कामों के बीच अब एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी महिलाओं के विकास के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? महिलाओं के विकास के लिए मेरी एक ही योजना है कि महिलाएं शिक्षित हों और बेटा बेटी में बिल्कुल भेदभाव ना समझें। बेटी को भी इतना पढ़ाएं, इतनी शिक्षा दें कि वो खुद अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। दूसरा, जरूरी नहीं हमको सरकारी नौकरी मिले, हम छोटे छोटे व्यवसाय कर सकते हैं। उन व्यवसाय के माध्यम से हमें हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इतना लाभ दे रहे हैं कि हाट बाजार खोले हैं। भोपाल में हाट बाजार है, हर जिलों में हाट बाजार है, वहां वो अपनी सामग्रियों को बेच सकती हैं। घर घर जाकर भी वो अपनी सामग्रियों को सेल कर सकती हैं। बस महिलाओं का विकास तब होगा जब वो शिक्षित होंगी, बच्चियों को शिक्षित करेंगी और खुद
कमाने की, खुद आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की उनमें सोच होगी और तो निश्चित रूप से उनका सर्वांगीण विकास होगा। जी बिल्कुल, आर्थिक रूप से मजबूत होंगी तो वास्तव में उनका सर्वांगीण विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद माया नरोलिया जी, आप हमारे स्टूडियो आई और इतनी अच्छी बातें महिलाओं के लिए आपने बताई। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि इस खास मुलाकात में ये जो हमारे साथ शख्सियत थीं वास्तव में महिलाओं के लिए एक आदर्श हैं। इनके एक एक शब्दों में वो जोश था जो एक महिला को अपनाना चाहिए, वो शिक्षा थी जिसे सीखना चाहिए। वास्तव में अगर महिलाओं को आगे बढ़ना है तो माया नरोलिया जी को आदर्श के रूप में जरूर देखना होगा। फिलहाल इस खास मुलाकात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।